भारत के लोकतंत्र का सारे जग में है मान, दशकों से खिल रही इसकी अद्भुत शान। सभी धर्मों को देकर मान, रचा गया इतिहास। इसलिए हर भारतवासी को लोकतंत्र में है विश्वास। सभी सामान्य साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज। साथियों, देश में इतने मुद्दे हैं कि हम अपने दर्शकों के सामने अपने चैनल पर कितने मुद्दे ला सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम साथियों कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों तक हर मुद्दे को बड़ी आसानी से पहुंचा सकें और हर मुद्दे पर आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। साथियों, हम आए थे ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी के पास में। आइए कुछ इनसे कुछ कड़वे सवाल लेते हैं। साथियों, हम देख रहे हैं संसद के अंदर हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था, मगर क्या कारण है कि सरकार को ये 75 और 80 सालों बाद भी एक फिर दोबारा से वंदे मातरम का जो राग छेड़ा गया है, वो साथियों क्या है? ये क्या कारण है इन लोगों का जो कि दोबारा से इनको ये नारा, तो साथियों जिस टाइम देश आजाद हुआ था उस समय का नारा है, जब हम अंग्रेजों से आजादी के लिए जो हमारा भारत जब लड़ रहा था, क्रांतिकारी लड़ रहे थे, तो उस समय का ये नारा है। मगर आज तो डॉक्टर साहब हम आजाद हैं। ये क्या कारण है कि ये सरकार को ये दोबारा से ये नारा लोगों को, जनता को बरगलाने के लिए या किस चीज से आजादी के लिए नारा दिया जाता है? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले हम आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को उठाते रहते हैं। देखिए, हमने सुबह भी एक लाइव आए थे और आज आप मीडिया के सामने हम बैठे हैं। मैंने हमेशा सरकार को यही कहा है कि आप मुद्दे की बात करिए, लेकिन सरकार का एक नजरिया है, सरकार काम नहीं करना चाहती है। सरकार केवल शोर मचाना चाहती है, दिखावा करना चाहती है। इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए जो देश में जिसकी आवश्यकता है वो आवश्यकता नहीं पूरी कर पा रहे हैं लोग, उसको छिपाने के लिए एक कुछ नए नए ऐसे बेवजह के मुद्दे लाके खड़े करते हैं। देखिए, भारत की संसद कोई तमाशा नहीं है। ये पूरे 140 करोड़ लोगों के भविष्य की वहां पर चिंता की जाती है और पूरे 140 करोड़ लोगों के वर्तमान की चिंता की जाती है और उनको कैसे हम, उनकी जो परेशानियां हैं उसको हम कैसे दूर करें, उस पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संसद लगती है। लेकिन इनका क्या काम है? कुछ समय ये पूरा का पूरा वंदे मातरम गाने पे लगाएंगे। वंदे मातरम गाना आपने बनाया था क्या? वंदे मातरम गाना आज बना था क्या? वंदे मातरम गाने को 150 वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए। ठीक है, आप 150वीं वर्ष की जो खुशी है उसको मनाइए, वो मना तो नहीं किया मैंने, लेकिन वो सब्जेक्ट बातचीत करने का नहीं था। बातचीत करने का, उस पर समय खर्च करने का इसलिए नहीं था। ये 12 सालों के अंदर डॉक्टर साहब इतने मुद्दे हैं देश के। देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। देश को, जनता को इतना बदला रही है। क्या कहा? ये मतलब देखिए डॉक्टर साहब, लोगों का टैक्स का पैसा जो है वो लोगों के ऊपर लगना चाहिए ना, उनके हक अधिकारों की बातें उसमें होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, इस चीज को वो नहीं मानते हैं, इस चीज को वो नहीं मानते हैं। ये वो मानते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ जनता को गुमराह करो, जितना गुमराह कर सकते हैं गुमराह करिए, देना लेना कुछ नहीं है, चिल्लाना है सिर्फ। और जनता की कमजोरी को इन्होंने समझ लिया है कि जनता धर्म के नाम पर आसानी से वोट दे देती है इनको। ईवीएम से चोरी करते हैं, छलावा करते हैं, वोट काटते हैं, तो सरकार ये आसानी से बना सकती है। इनको ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए ये जनता के मुद्दों की बात बिल्कुल करना नहीं चाहते। मैं बात कर रहा था वंदे मातरम गाने की। देखिए, वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बनाया था, 150 वर्ष पहले इसको बनाया था। तो मेरा मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि संसद में चर्चा करने का क्या विषय था? चर्चा क्या करने का विषय क्या था? क्या आप मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, क्या वो
इस गाने से एलर्जी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गाने का अर्थ क्या है। देखिए इनका क्या है, कान को घुमा के पकड़ रहे हैं। एक कहते हैं कि ऐसे पकड़ो, एक कहते हैं ऐसे पकड़ो घुमा के, लेकिन कान को ही तो पकड़ना। हमने देखा जो ओवैसी है उनका मैंने स्पीच सुना, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और भी बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्पीच किया। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसको हमने दिल में धारण किया है, ना कि जवान में। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जवान पे रखते हैं, दिल पे नहीं रखते। वो दिखावा करते हैं, धर्म को बचाने का दिखावा करते हैं। हमारे देश का जो मुस्लिम समाज है वो तो कभी विरोध नहीं करता इस चीज का। वो तो पूरा उन्होंने कहा है कि हम गाएं ना गाएं, लेकिन हम इसको दिल में धारण किया हुआ है। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम की एक एक लाइन का अर्थ सुनिए, एक एक लाइन का पढ़िए, पूरा उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम। मैं जो माता है, हमारी जमीन है, इस देश की जो मातृभूमि है, उसको हम वंदना करते हैं, उसको हम नमन करते हैं। तो कौन नहीं करता इसको नमन? कौन नहीं करता इसको नमन? अभी ओवैसी साहब ने जो बहुत सारे नाम लिए, जो आजादी में उनके फांसी हुई, उनको जेल जाना पड़ा, बहुत सारे ऐसे नाम है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग सिर्फ समय खर्च करना चाहते हैं। संसद का जो कीमती समय है, जो 150-140 करोड़ लोगों के भविष्य की वहां पे चिंता होनी है, वो उसको समय को ये बेवजह खर्च करना चाहते हैं, जिससे कि देश में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करे, एक अलग संदेश जाए कि देखिए मुसलमान लोग और जो दलित SC ST OBC के लोग ये वंदे मातरम को ही नहीं मानते। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं मानता हूं वंदे मातरम को, क्या दिक्कत है भाई? पूरा भारत मानता है, पूरा भारत मानता है, सब मानते हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं, उसको चिल्लाइए। तो चिल्लाना कोई जरूरी थोड़ी है, दिल में धारण करना भी आवश्यक है ना। अब हम मुंह से चिल्लाते रहे, दिल में धारण न करें, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कैसे देशभक्त कैसे बन गए? 52 साल तक इन्होंने अपने RSS के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया नहीं, और संविधान को नहीं मानने वाले लोग ये राष्ट्र भक्त हो ही नहीं सकते। ये नंबर 1 के राष्ट्र द्रोही लोग हैं, लेकिन सरकार इनके हाथ में है। तो अपने आप को जो बिल्कुल गंदे लोग हैं, ये चमका के रखते हैं, पॉलिश करके रखते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को चाहिए कि देश के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, दबे कुचले वंचित समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है, और महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही है, SC ST OBC समाज के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित क्यों नहीं हो रही है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, रोजगार की, इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये लोग क्या इन चारों चीजों में भी फैल है, इसलिए उसको ढकने के लिए सिर्फ ऐसे उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, हम अपने भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि इन चीजों से भागिए मत, आप ईमानदारी से इन पर जांच करिए। आप चोर हैं, आप बिल्कुल चोर हैं, ये मैं बिल्कुल आपको दावा ठोक करके कह रहा हूं। डॉक्टर साहब सारे विरोध देखिए, विपक्ष में ऐसा तो है नहीं, इनका मान लो सरकार इनकी है भाई, संसद के अंदर और भी तो हमारे विपक्ष बैठता है ना, वो लोग सीधा ऐसा ब्लेम लगा रहे कि इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो गया इन लोगों को, जो वंदे मातरम के लिए, और वो खुद ही विपक्ष बोल रहा है। और भी तो पार्टियां हैं, खाली ये एक ही पार्टी तो पूरे देश में है नहीं, और भी अपनी राजनीतिक पार्टियां है ना। जब चोर होता है ना, चोर जब सच्चाई से दूर भागना चाहता है तो शोर मचाना शुरू करता है। तो ये संसद में अच्छे काम करने के लिए नहीं गए हैं, ये अपनी चोरी को छिपाने के लिए गए हैं, अपने दादागिरी दिखाने की, जो दादागिरी की जो इनकी नीति है उसको वहां से छिपाते हैं। ये ऐसे उल्टे सीधे काम करने के लिए संसद में पहुंचे। दुर्भाग्य है भारत देश का कि ऐसे गुंडे लफंडर लोग संसद में पहुंच गए हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की संसद में जगह नहीं है। तो हमारे महापुरुष, हमारे संविधान निर्माता ये चीज लिख के गए हैं कि अगर संविधान ऐसे लोगों के हाथ में आ गया तो आपने पढ़ा है, वो भी बिल्कुल पढ़ा है। वो तो दूरदर्शी लोग थे, आज उनकी बातें सत्य हो रही है। देखो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, एक नहीं बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे SC ST OBC और भूमिहीन समाज को, जो भूमिहीन समाज रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, गरीब लोग थे, उनको बाबा साहब ने कहा था कि आप जल्दी से जल्दी शहर पकड़ लीजिए, और जितनी जल्दी शहर पकड़ लेंगे आप उतनी जल्दी आजाद हो जाएंगे। और वही आप देख रहे हैं,
लेकिन जो लोग आज भी SC ST OBC के भूमिहीन समाज के लोग अगर गांव में एक दूसरे के यहाँ जमीन जोतने का काम आज भी कर रहे हैं तो वो गरीबी से पीड़ित रहेंगे। ये बाबा साहब ने पहले ही बता दिया था। तो उनको मैं भी आज बोल रहा हूं कि आप बाबा साहब की पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब की बात को सुनना पड़ेगा, बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम हैं, हमारे पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं, अगर वो गांवों से दिल्ली की तरफ आ गए या शहरों की तरफ वो निकल के आ गए तो आज हम लोग पढ़ लिख के आवाज उठा पा रहे हैं ना, संविधान को जान पाए हैं। तो बाबा साहब ने यही तो कहा था। बाबा साहब ने यही तो कहा था। आज शोषण हो रहा है। डॉक्टर साहब, संसद में देखिए, संसद होती है नागरिकों की दुख मुसीबतों को, उनके हक अधिकारों की बात करने के लिए, उनको और दुनिया भर के मुद्दे हैं। अभी देखिए, इनको संसद के अंदर जो मुद्दा उठाना चाहिए, इनको रुपया गिर रहा है। जिस टाइम रुपया 60 रुपए पहुंचा हुआ था, इन्होंने कितना हल्ला करना शुरू किया। मैंने क्या कहा, देखो क्या नहीं गिरा, मैं आपको क्या बताऊं। कर्ज बढ़ा देश का, बिल्कुल बढ़ा, 3 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ा, ठीक है। रुपए डॉलर महंगा हुआ, रुपया गिरा, विकास दर हमारी कमजोर पड़ी। और जब आर्थिक रूप से जब हम कमजोर होंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा देश कमजोर होगा। बिल्कुल देश कमजोर होगा, ठीक है, बिल्कुल। और जब आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर रहेंगे तो हमारे देश में जो 150 करोड़ की जो जनता है वो भी परेशान रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं मैं एक चीज को जानता हूं, सरकार गलत लोगों के हाथ में, ये मुझे पक्का भरोसा है। अभी आप देखिए, आप जिस दिन, मेरी बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, जिस दिन सरकार ईमानदार लोगों के हाथ में आएगी, मैं दावा कर रहा हूं कि हमारे देश सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया आज भी है। लेकिन कुछ 2% लोगों ने, मात्र 2% लोगों ने, 5% लोगों ने पूरे भारत की इकोनॉमिक डंप कर रखी। मैं बिल्कुल सत्यता के पूर्वक बोल रहा हूं। आप बताइए कि जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो विशाल मंदिर हैं, वहां पर सोने के बड़े बड़े खजाने हैं, किस लिए रखे हैं वो? वहां पर जो पैसा है, जो ट्रस्ट है, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, कोई भी हो, चाहे वो बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी मंदिर हो, जहां पर जो करोड़ों 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 रुपए की पर डे की इनकम है, वो पैसा जाता कहां है? मैं जानना चाह रहा हूं, जाता कहां है वो? सरकार लेती है तो फिर उसका करती क्या है? सरकार सबसे ले रही है, फिर पैसा लगा क्यों नहीं रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति गलत है और सरकार की नीतियों से कोई खुश नहीं है। अब इनको क्या है, सरकार को भी ये पता है कि जनता खुश रहे ना रहे, हम वोट चोरी करके, ईवीएम से वोट चोरी करके, आपके वोट कटवा के, दाव दोष से, गुंडागर्दी करके, पैसे के दम पे खरीद के, कैसे भी करके हम सरकार बनाते हैं। इससे उनको ओवर कॉन्फिडेंस है और इसलिए वो जनता की परवाह नहीं करते। उन्हें पता है कि जनता की परवाह करने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, जनता, बेचारी जनता बहुत भोली भाली है। एक तो अशिक्षित है, भारत की जनता इतनी शिक्षित नहीं है, ठीक है। और हमारा देश जो है, अंग्रेजों का गुलाम कैसे हुआ था? अंग्रेजों का गुलाम भी ऐसे आया था। पहले एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने धीरे धीरे करके हमारे देश के सारे संसाधनों को उसने अपनी तरफ, इसी को पूंजीवाद बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, जी, है ना, बिल्कुल। ऐसे ही ये जो सरकार है, ये सरकार ने क्या किया, अपने जो इनके मित्र हैं, अपने मित्रों को धीरे धीरे करके हमारे, और जनता हमारी समझ नहीं पा रही इस चीज को। जो गवर्नमेंट के संसाधन है, वो संसाधन सारे के सारे धीरे धीरे जनता समझ रही है। जनता, किसान परेशान, सब परेशान, युवा परेशान, व्यापारी परेशान, महिला परेशान, बच्चे परेशान, बुजुर्ग परेशान, कौन परेशान नहीं है? डॉक्टर परेशान, वकील परेशान, हर रोजगार पेशेवर व्यक्ति परेशान। इनसे खुश कौन है? लेकिन फिर भी सरकार बन रही, फिर भी सरकार बन रही। इसका क्या कारण है? इसका मैंने क्या बोला? विपक्ष ने बोला ना, खुल के बोल रहा है। मैंने क्या बोला? ये वोट चोरी भी करते हैं, ये पैसे के दम पर वोट खरीदने का भी काम करते हैं, ये लूटने का भी काम करते हैं, लोगों को धमकाने का भी काम करते हैं। इनको साम दाम दंड भेद सारी चीजों की, सारी नीतियों को अपना करके ये सिर्फ सत्तावन बने रहना चाहते हैं, सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, शुरू से जब से 2014 से ये लोग सत्ता में बैठे हैं, ठीक है, ठीक है भाई, देखो लोकतंत्र है, कोई ना कोई तो जीत के सत्ता में बैठेगा, ठीक है ना। ये बैठे, इन्होंने देखो रिजर्व बैंक के डायरेक्टरों का इस्तीफा हुआ, अपने सीबीआई के डायरेक्टरों का इस्तीफा दिया हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके जितने भी अभी आप देख रहे होंगे कि आप कितने अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, कितने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? सरकार का दबाव है। अब उनसे देखिए डॉक्टर साहब, उनसे ऐसा काम कराया जाएगा जो काम बेचारे वो करना नहीं चाहते। वो
जो संभव है, जिसे समझ में आ रहा है, जो संभव है वही तो हो सकता है, और जो संभव नहीं होगा वो कैसे हो जाएगा? तो ये संभव को, असंभव को भी संभव करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों से, तो ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब पूरे देश में वही तो हो रहा, देखो गुजरों पे गोलियां चल रही, कौन सा समाज बचा हुआ है? गुजरों पे गोलियां चल रही है, जाटवों को आपने देख ही रखा है, ओबीसी के ऊपर कहीं पे मल खिलाया जा रहा है, कहीं मूत्र पिलाया जा रहा है, यादवों की छुट्टियां काट ली गई है। बताइए अब ये कौन सा समाज बचा रहा है, कौन सा समाज बच रहा है इनसे? देखिए मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, अभी देखिए एमपी के अंदर कल या परसों का केस है, वो बैठ के अंदर गुंडों की सरकार है, और छोड़ भलाई इनमें सब गुण है। चोर ये करते हैं, लूट ये करते हैं, मारधाड़ ये करते हैं, अपराध ये करते हैं, अपहरण ये करते हैं, हत्या ये करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत ये छेड़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं। छोड़ भलाई इनमें सारे गुण है, मैं कह रहा हूं, लेकिन ठीक है, अंत है इनका, ऐसी बात नहीं है। आताताइयों का भी एक समय आता है, और आताताइयों का इनका एक अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि आपने देखा नेपाल में क्या हुआ था। हाँ, नेपाल में देखिए, नेपाल में क्या हुआ था। जनता रोड पे आने वाली है, इनको समझ में आ जाएगा कि जरा सी भी जनता के अगर समझ में आ गया और जनता अगर भड़क गई, तो मैं बता रहा हूं कि ये सरकार इनको संभाल नहीं पाएगी, भागते भागते इनके प्राण 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ रोक सकते हैं, 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता को संभालना इनकी बस की बात नहीं है। मैं वादा कर रहा हूं कि इनको होश में आकर के काम करना चाहिए, ये अपने नेताओं को उनका अंकुश लगाना चाहिए। जो राकेश शुक्ला जी जो यहाँ पर मेहगांव के विधायक और मंत्री है वर्तमान में, उनके रिश्तेदार ने जो गुर्जर समाज के बच्चे में, युवा में गोली मार करके हत्या की और सरेआम उसको धमकी दी कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो हमारा, तो ये बात सही है कि अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो होगा, सत्ता परिवर्तन होगा तो व्यवस्था परिवर्तन भी होगी। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारक लोग सत्ता में आ गए, तो मैं वादा कर रहा हूं कि आपको जीने का जगह, छिपने की जगह नहीं बचेगी, इतने केस आपके ऊपर निकल के आएंगे। जो आप केस, जितने केस आप दबाने का काम कर रहे हो, एक एक केस आपके ऊपर वापस लिया जाएगा। कल की आप घटना देखिए, आप सुरक्षित कौन है भाई? कोई महिला सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, एसडीएम सुरक्षित नहीं, प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित नहीं, चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, एमएलए सुरक्षित नहीं, मंत्री सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग सुरक्षित नहीं। आप बताइए देश में सुरक्षित है कौन? कोई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे बन रही है? सरकार कैसे बन रही है, सोचने वाली बात है ना भाई। सरकार कैसे बन रही है? और ये ऐसी सरकार नहीं बन रही, फुल समर्थित सरकार बन रही है भाई। कोई भी सुखी नहीं है इस देश में, और बहुमत से आ रही है, और सरकार ऐसे आ रही है जैसे कि देश में बहुत अच्छा काल चल रहा हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारे देश के युवा का दुर्भाग्य है। लेकिन इनकी सोच है कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग आपस में इतने कमजोर रहे कि जिससे कि हम लोग आसानी से सरकार। मैं तो चाह रहा हूं, अभी जो मध्य प्रदेश में कल की घटना है, उत्तर प्रदेश में कल की घटना है, एक वीरपाल लड़का है, उसकी मुंह उखाड़ने का काम किया, उसको सरेआम मारने पीटने के वीडियो वायरल चल रहा है। पाल समाज का है, कुशवा समाज के लड़के के साथ में भिंड में जो बेहट थाने के अंतर्गत जो है कौन सा गडरौली गांव है, उसमें एक कुशवा समाज के लड़के के साथ इतनी मारपीट की, वो जान से मर गया होता है ना। और ओबीसी महासभा का वो किसान लीडर है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके साथ में इन लोगों ने क्या व्यवहार किया। तो ओबीसी महासभा इस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दिल्ली में भी हमने कहा है कि दिल्ली में जो हमारे क्षेत्र, जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लीडर हैं, जो सांसद हैं, आज संसद चल रही है और उसी क्षेत्र का सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी हैं। तो मैं कहूंगा भारत सिंह कुशवाहा जी से कि आप लोग अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपका जीने का कोई अधिकार नहीं है, आपका सत्ता में रहने का भी कोई अधिकार। बात करते हैं बहन कुमारी मायावती जी की, आपने देखा ना सहारनपुर की घटना को देख करके बहन कुमारी मायावती जी ने धड़ल्ले से राज्यसभा सांसद में बोला था। जब राज्यसभा स्पीकर अगर बहन जी की बात को सुनने को मना कर रहा था, बहन जी ने क्या किया, तुरंत इस्तीफा देकर उसके मुंह पे मार के आई थी। मैंने पकड़, जब मैं अपने समाज की आवाज यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ तो मेरा इस संसद में रह करके करना क्या है? हम यहाँ पे मलाई खाने के लिए थोड़ी आए, लेकिन ये गुलाम लीडर है। मैं बार बार कहता हूं, ये गुलाम लीडर है, ये सिर्फ 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे, ये वो लीडर है। बहन जी जैसे स्वाभिमानी लीडर नहीं है, सम्मान पूर्वक जीने के लिए कला नहीं है इनके पास, सम्मान इनको नहीं चाहिए, इनको जूता चाहिए लेकिन पद चाहिए। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था ये पद दे देंगे लेकिन
पद दे देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे। मनोहर काशीराम हाँ। साहब का कहना था ना, ये लोग साले के साले बदमाश लोग हैं, ये बिल्कुल बदमाश लोग हैं और अपराधी किस्म के लोग हैं और ये लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, कंजूस लोग हैं और अपने समाज के हत्यारे लोग हैं, अपने समाज को बेचने के में दलाल लोग हैं। इस सारे के सारे काम हमारे समाज के लोगों के साथ किया जाता है। हम पूर्ण रूप से इस बात को मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन होगा और एक ऐसी क्रांति आने वाली है, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। ये सरकार को सोचना है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर सरकार ने अगर इन ऐसे दरिंदों को जल्दी से एक कठिन से कठिन सजा नहीं दी तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, सरकार के हाथ पैर खुल जाएंगे। सरकार को खुद मारना पड़ेगा हम लोगों को, सरकार हम लोगों जैसे लोगों को खुद मारेगी, बिल्कुल, तब रुकेंगे ये लोग। मैं नहीं मारूंगा किसी को, लेकिन हम रोड पे आकर के रोड जाम करने का काम करेंगे और सरकार कहेगी कि इन लोगों को मारिए, तो सरकार हमें खुद मारेगी और हम सरकार की गोली खाने को तैयार है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा होगा जो सरकार की गोली खाने को तैयार है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे दरिंदों से जो सरेआम तुम्हारे अंदर ताकत है, मैं मानता हूं अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी ताकत है, चैलेंज देके आ जाइए, आ जाइए चैलेंज देके, पता चलेगा ना कि आपके अंदर कितने, आपकी मां ने दूध कितना पिलाया है। और कुशवाहा समाज के, बघेल समाज के और यादव समाज के, गुर्जर समाज के और ये हमारे जाटव समाज के बच्चों ने दूध पिया है नहीं पिया है। आप चैलेंज देके आइए ना, पता चलेगा आपको। चैलेंज क्यों नहीं देते? चोरी छिपे किसी को, एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके साथ में तुम बदतमीजी कर रहे हो, उसके साथ में तुम मारपीट कर रहे हो, बहादुरी है क्या ये? नहीं, ये तो कोई बात नहीं। वीरता का काम है क्या? एक कायरों का काम है। अगर वीरता का काम है तो चैलेंज दीजिए और आइए आप सामने, आपको बताएंगे हम कैसे हमारे लोगों को मारा जाता है। तो मैं बात बिल्कुल बार बार आपके साथ कह रहा हूं, चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ऐसी सरकार को हमें बिल्कुल रखना नहीं है। और दिल्ली में मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि दिल्ली में भी इन मरे हुए सांसद और विधायकों की हम श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसमें हम सभी लोगों से कहेंगे कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा कैंडल मार्च दिखाकर इस जो मरे हुए सांसद, इनकी आत्मा को शांति के लिए हम एक शांति का कार्यक्रम करेंगे। इसमें मरे हुए सांसदों की, जो हमारे संसद में बैठे हैं, उनकी आत्मा संसद में बैठी है लेकिन शरीर से वो नहीं है, वो मर गए हैं, हम उनको शांति देने के लिए हम एक शांति का कार्यक्रम करेंगे। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये थे ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह बघेल, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को हम लोगों तक रखते हैं, आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं उसको। और साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके सामने हम सभी मुद्दों को धीरे धीरे जैसे भी मुद्दे उठते हैं वैसे मुद्दे आप तक पहुंचाते रहते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को अभी आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथी शुक्रिया। आइए, आइए ज्योति।